हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की मैं एक वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल पढ़ाया था आपको कि एमपीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर कैसे चूज़ किए जाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो एमपीज़ पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, उनका फंक्शन क्या रहता है, वो किस तरह के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखें, पहला फंक्शन जो है इनका वो है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ये जो एमपीज़ हैं ये क्या करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या बोला क्या है यहाँ पे, पार्लियामेंट जो, जैसे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जिसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर जो है वो आपकी पार्लियामेंट को बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर आपकी पार्लियामेंट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट करना यानी कि उसके अंदर जो है वो क्या है, एक तो आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर राज्यसभा आ जाती है, लोकसभा आ जाती है। मैंने इनके बारे में भी बताया था आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तभी आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुना जाता है। यानी कि आपके लोकसभा के इलेक्शंस के थ्रू ही, जिसके अंदर 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स से बताया था मैंने आपको कल वाली वीडियो में। तो देखिए, ये जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, इन्हीं इलेक्शंस के थ्रू हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सामने आता है या हम उसको इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस का कोई रोल नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने में, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या बोला गया है कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें ये शो किया जाता है कि कितने एमपीज़ जो हैं वो कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर जो हैं वो पार्लियामेंट में चूज़ किए जाते हैं। तो यही चीज़ बोली हुई है कि इलेक्शंस के बाद, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। उस लिस्ट के अंदर जो है वो ये बताया जाता है कि कौन कौन सा मेंबर जो है, यानी कि कितने मेंबर जो है वो कौन कौन सी पार्टी से कितने कितने मेंबर जो है वो इलेक्ट हुए हैं। देन उसके बाद क्या बोला है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए गवर्नमेंट बनाना, उसके लिए उसके पास मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड पीएम्स होने चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं पे भी अगर इलेक्शन होंगे वही सरकार जीतेगी जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे। अगर हम 2019 की बात करें तो 303 वोट्स लेके बीजेपी जो थी वो फॉर्म में आई, उसने फिर से अपनी सरकार बनाई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 545 सीट्स होती हैं लोकसभा के अंदर, तो इन 545 में से 303 सीट्स जो थी वो बीजेपी ने ले ली। जब बीजेपी ने 303 सीट्स जब जीत ली, ठीक है, ये 2019 के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, जब 303 सीट्स जो थी वो बीजेपी ने ले ली तो दैट मीन्स बीजेपी ने सरकार बना ली और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कौन बन के आए, पीएम नरेंद्र मोदी। उसी तरह से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब क्या है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन सा मेंबर जो है, पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए उसके पास मेजॉरिटी जो है वो इलेक्टेड पीएम्स की होनी चाहिए। दैट मीन्स के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, एमपीज जो हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो ही जाके वो गवर्नमेंट बना पाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सिंस दे आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन, यही मैंने आपको, ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर करवा दिया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, क्योंकि उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप बोलोगे कि मैम अभी बोल रही थी 545 तो अब बोल रही है 543, तो ये चीज़ मैंने वहाँ क्लियर करवाई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 543 इलेक्टेड मेंबर जो हैं लोकसभा के, उनके पास मेजोरिटी, जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होगी एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर, दैट इज 272, ठीक है। 545 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 272, ठीक है। तो क्या बोला है, जो भी पार्टी लोकसभा के अंदर, जो भी पार्टी होगी, जो भी मतलब पार्टी जीतेगी, उस पार्टी के पास कितनी मेजॉरिटी सीट्स कितनी होनी चाहिए, यानी कि 272 से ज़्यादा सीट्स, या 270 यानी कि 50% से ज़्यादा सीट्स होंगी तभी वो जाके क्या बना पाएगा, गवर्नमेंट बना पाएगा। और जो बाकी के जो पीछे रह जाएंगे उनको बोला जाएगा ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, दैट इज कोलिशन फॉर्म्ड। दैट मीन्स कि देखिए, अब 100
बंदा खड़ा है, इस 100 में से अगर हम बोलें कि एक पार्टी जीत गई, एक बंदा जीत गया, बाकी के 99% जो है ये ऑपोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष पार्टी। तो अगर आप जैसे अभी न्यूज़ में सुनते होगे तो बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है, वो उसने हमारी गवर्नमेंट बनाई हुई है, और कांग्रेस जो है वो विपक्ष पार्टी है। अब यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बोला है, कोलिशन फॉर्म बोला है। तो कोलिशन क्या होता है? कोलिशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए बीजेपी ने, अब देखिए बीजेपी ने 275 सीट्स ले ली, ठीक है। एक हमारे पास सरकार आ जाती है, जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास आ गई 220, एक हमारे पास आ गई आम आदमी पार्टी, इसके पास आ गई हैं 210, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये 270 है। देन हम बात करें एक और पार्टी है हमारे पास, कोई भी पार्टी आप बोल सकते हैं, उस पार्टी के जो है वो मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 70 या 80 बोल लो, ठीक है। 80 मेंबर्स हैं हमारे पास। अब बीजेपी जो है इसने तो सरकार बना ली, ये तो हमारी सरकार बन गई, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट बन गई। अब कोलिशन गवर्नमेंट कैसी होगी कि कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि ये भी ये वाली पार्टी है ये क्या करे, मेरे साथ कोलेट कर ले, ठीक है, कोलेशन बना ले, यानी कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाए और हम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। वहीं से आम आदमी पार्टी जो है वो भी ये बोलेगी कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है ये मेरे साथ ज्वाइन कर ले, तो मैं क्या कर लूँगा? सरकार बना लूँगा। ये दोनों आपस में नहीं सोचेंगे क्योंकि इनके पास सीटें ज़्यादा हैं अभी इस बीजेपी के कंपैरेटिवली। इनके पास बीजेपी के पास जो है वो ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें हैं, तो उसने गवर्नमेंट बना ली। उससे कम सीटें जो हैं जैसे कांग्रेस की होगी, आपकी होगी, तो ये क्या करेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे तो ये अपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। आगे क्या बोला जा रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लोकसभा का वो क्या है? अपने एग्जीक्यूटिव को क्या करना? सेलेक्ट करना। जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर्स हो गए, आपके जो है वो रेलवे मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर्स हो गए, बहुत तरह के डिफरेंट तरह के मिनिस्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि लोकसभा जो है उसका इंपॉर्टेंट काम जो है वो है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। वो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करेगा तभी तो वो जो है वो उसको आगे अपने लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपनी गवर्नमेंट जो है वो चला पाएंगे। द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव होगा, जैसे कि इनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था। एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो क्या करते हैं? आपस में मिलकर काम करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो लॉज जिसको पार्लियामेंट ने बनाया होता है उन लॉज को ये इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। ये जो एग्जीक्यूटिव है देखेगा व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव जो है वो ये देखता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, ये इस चीज़ को क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आगे देखिए क्या बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो लीडर होता है हमारी रूलिंग पार्टी का लोकसभा के अंदर, ठीक है। जिस तरह से इस समय पे बीजेपी जो है वो एक रूलिंग पार्टी है और उसके जो लीडर हैं वो आ जाते हैं आपके नरेंद्र मोदी। फिर क्या होगा जब हम प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का रूलिंग पार्टी से लोकसभा के अंदर अपना प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर जो है वो चुन लेंगे। फिर क्या होगा, जो एमपीज़ होते हैं ना उसी रूलिंग पार्टी के, ठीक है, उसी रूलिंग पार्टी से जो एमपीज़ बिलोंग कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है उनमें से कुछ मिनिस्टर्स को क्या करता है? चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है, ताकि वो उसके साथ क्या क्या कर सके? काम कर सके। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट एरियाज ऑफ सेक्टर में जो है इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर हो गया आपका, डिफेंस मिनिस्टर हो गया आपका, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया। तो इन तरह के डिफरेंट जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इनको क्या कर दिया जाता है? इम्पोज कर दिया जाता है, ताकि ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम कर सकें। आगे क्या बोल रहे हैं? Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला recent past यानी कि अगर आप बात करें पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, जैसे 1999 से लेके 2010 तक या 2015 तक आप बोल लीजिए, जब तक आपकी ये बीजेपी की पार्टी आती, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो क्या मतलब फुल अपनी मेजॉरिटी लेके जो है वो गवर्नमेंट में आई हो या पावर में आई हो, बल्कि वो क्या करते थे? एक तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बनाते थे, ठीक है।
देन दे जॉइन। उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं होती थी, यानी कि 272 से जो है वो अधिक होनी चाहिए थी सीट्स उनके पास, तभी वो जाके क्या कर सकती थी, सरकार बना सकती थी। लेकिन ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसने 272 सीटों से ज़्यादा सीटें जो हैं वो जीती हों या सीट्स जो हैं वो वॉन की हों। दैट इज़ वाई ये बोल रहे हैं कि फिर वो क्या करते थे, दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन करते थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज्वाइन करते थे जिनका एक ही इंटरेस्ट होता था सिमिलर कंसर्न्स को लेके, और फिर वो क्या करते थे, कोalition गवर्नमेंट को फॉर्म करते थे, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलती थी और फिर वो क्या करती थी, गवर्नमेंट बनाती थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, ये आपकी 2 बिल्डिंग्स बताई हुई हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट जो कि साउथ ब्लॉक में है और नॉर्थ ब्लॉक में है, ठीक है। 1930s के टाइम की ये पिक्चर है, तो ये आपको वही पिक्चर्स बताई हुई हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, पहले आपको लोकसभा का काम बताया कि लोकसभा का काम क्या था, अब आपको राज्यसभा का बता रहे हैं कि राज्यसभा का क्या फंक्शनिंग है। तो राज्यसभा जो फंक्शन है वो क्या, राज्यसभा का जो काम है या राज्यसभा किस तरह से काम करता है, वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर वो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी कि स्टेट्स को क्या डिमांड है, स्टेट्स की क्या नीड्स है, स्टेट्स को किस तरह की हेल्प चाहिए, स्टेट को किस तरह का जो है वो काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो राज्यसभा अपने वहाँ पे करवाता है, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन करवाता है। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो राज्यसभा है कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, यानी कि राज्यसभा के अंदर लेजिस्लेशन क्या होता है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपके लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो क्या करता है, एक लॉ मेकिंग बॉडी आप बोल सकते हो यहाँ पे, कि एक लेजिस्लेशन को इनिशिएट करता है और यहाँ पे एक बिल जो है उसको पास करने के लिए राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है ताकि उसको क्या बनाया जा सके, लॉ बनाया जा सके। कोई भी आपका लॉ जो है ना, जब तक वो उसको असेंट नहीं मिल जाएगा, उसको कंसेंट नहीं मिल जाएगा, उससे पहले वो बिल ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। किसी भी लॉ को या किसी भी एक्ट को फॉर्म करने के लिए, इनैक्ट करने के लिए, उसको लॉ बनाने के लिए राज्यसभा की क्या चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे यही बोला हुआ है कि राज्यसभा का पहला काम क्या है कि स्टेट की जितनी भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा काम जो है वो ये बताया कि ये इनिशिएट करता है लेजिस्लेशन को, यानी कि यहाँ पे लॉ वगैरह जो वो बनाए जाते हैं, और एक बिल को जो है, एक बिल को अप्रूवल देने के लिए, एक बिल को लॉ बनाने के लिए राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है ताकि उसको लॉ बनाया जा सके, कानून बनाया जा सके। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है राज्यसभा का जो है। राज्यसभा का एक्चुअली काम क्या है कि वो उस लॉ को, उस बिल को रिव्यू करेगा, अल्टर करेगा, यानी कि अगर रिव्यू करना यानी कि उसको देखेगा और देखेगा अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ की उसको अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो उसके अंदर बदलाव लाएगा, और फिर वो क्या करेगा, उस बदलाव को लाकर या उसके अंदर चेंज लाकर फिर वो वापस उसको लोकसभा में भेजेगा। जब लोकसभा उससे एग्री करेगी, फिर जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों एग्री करेंगे, देन उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और फिर जाके वो जो बिल है वो लॉ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, मैं समझाती हूँ। लोकसभा जो है ना, उसने एक बिल दिया, बिल किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके, एजुकेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो है उसने एक बिल बनाया। इस बिल को जो है वो भेजा गया राज्यसभा में। जब राज्यसभा में भेजा तो राज्यसभा को लगा कि इस बिल में कुछ डिफ़ॉल्ट है, ये बिल के अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तो उसने इस बिल के अंदर कुछ बदलाव लाए। जब वो बदलाव लाए तो राज्यसभा ने फिर से बताया लोकसभा को। जब लोकसभा एग्री करेगी, वो बोलेगी हाँ ठीक है आपने ये चेंजेस लाए, हमें मंजूर है। जब दोनों ये एग्री करेंगे तो फिर जाएगा आपका बिल जो है, ये बिल जो है वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाएगा, अपनी सिग्नेचर देगा, अपनी कंसेंट देगा, और उसके बाद ये बिल जो है वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। ये काम है किसका, राज्यसभा का। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है। एमएलएज होते हैं ना आपके, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे यही बोला हुआ है कि जो राज्यसभा के मेंबर जो भी इलेक्ट होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेरियस स्टेट्स के जो डिफरेंट आपकी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर एमएलएज होते हैं, वो एमएलएज के मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर जाके बनते हैं। ये चीज़ यहाँ बोली हुई है, और यहाँ पे बताया हुआ 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर जो हैं उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था 245 सीट्स होती हैं राज्यसभा की, जिसमें से 12 मेंबर जो हैं उनको कौन चूज़ करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स के द्वारा 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट चूज करता है, और बाकी जो है वो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें बोला हुआ है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है।
यानी कि जो पार्लियामेंट जो एमएलए पार्लियामेंट के अंदर गए, उनका दूसरा काम क्या है, पहले तो उन्होंने क्या किया, नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उनका क्या है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, उनको गाइड करेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन। सेशन का क्या मतलब है, जब भी मीटिंग वगैरह हो रही होगी वो किससे शुरू होती है, क्वेश्चन और से। यानी कि जब आप देखते हैं डिबेट वगैरह हो रही होती है, एक पार्लियामेंट जो है वो संसद के अंदर सभी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को लेके जो है वो बातें चल रही होती है, डिबेट्स चल रही होती है, और वो शुरू कैसे होती है, क्वेश्चन और से शुरू होती है। क्वेश्चन और का मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले वहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन और होता है, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू एमपीज जो है वो क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं, अपने काम को लेके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं किसको, गवर्नमेंट को। उसके बाद जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तरीका है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, जो आपके लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उनसे क्वेश्चन पूछ कर, किन से, एमपी से क्वेश्चंस पूछकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछकर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पूछती है कि भाई आपने जो है वो काम किया लोगों के ओपिनियंस के थ्रू, मतलब जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे, क्या आपने उन लोगों की डिमांड्स को पूरा किया, उन लोगों ने जो आपसे परेशानी थी या जो भी उनको कोई काम था आपने वो पूरा किया। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना एक क्रूशियल टास्क होता है एमपी के लिए, यानी कि हर एक एमपी को जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज जो है ना वो इसके अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज देखिए अगर जैसे अब बीजेपी जो काम कर रही है, ठीक है, बीजेपी का काम कुछ जगहों पे गलत हो सकता है और कुछ जगहों पे अच्छा है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी होगी ना, अगर बीजेपी अच्छा काम भी कर रही होगी तो ऑपोजिशन पार्टी उनको बोलेगी कि आपने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, रीज़न दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे पूछे जाते हैं डिबेट के अंदर, की ऐसी डिबेट्स जो है वो की जाती हैं। उसके बाद क्या बोला हुआ है, जो हाईलाइट ड्रॉबैक्स था इन वेरियस पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ऑन पॉलिसीज। फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, अपनी अपनी पॉलिसीज और अपने अपने प्रोग्राम्स के बारे में गवर्नमेंट को बताया जाता है और बताया जाता है कि उनकी पॉलिसीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, कौन एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिबेट के थ्रू की जाती हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ बताए हुए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। ये ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो सी पार्ट जो है वो है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। वी शल इसके बारे में इन्होंने इतना डीपली नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसका जो अगला चैप्टर जो है वो आपके लॉ के ऊपर ही आएगा, कानून के ऊपर ही आएगा कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनाया जाता है। दैट इज़ वाई इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये भी है कि वो लॉ बनाता है। इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, कौन से लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। इन्होंने बोला पार्लियामेंट जो है हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि हम देखिए एग्जांपल देखिए, इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कुछ जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो बहुत सारी रीजनल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो अर्बन एरिया से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ग्रुप्स और पीपल जो है वो क्या करते हैं, अनरिप्रेजेंटेटेड आर बीइंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, यानी कि डिफरेंट तरह के लोग जो है वो हमारे पार्लियामेंट को या हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, देयर हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज इन, ये बोला गया है कि दलित और बैकवर्ड क्लासेस जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रही है। इसमें भी इनका भी बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। दलित और बैकवर्ड को भी राइट मिल रहा है, दलित और बैकवर्ड्स के पास भी ये अधिकार है कि वो भी क्या कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेशन कर सकें। ठीक है, ये जो आपको नीचे टेबल दिया गया ना, यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन से लेके 16th लोकसभा इलेक्शन तक कितने जो पॉपुलेशन थी या कितनी % पॉपुलेशन थी जिन्होंने वोट किया था। तो देखिए फर्स्ट में जैसे पॉपुलेशन जो थी 61.16% लोगों ने इतना वोट किया था, और अगर हम 16th लोकसभा इलेक्शंस देखें जो कि 2014 में हुए थे, तो इसमें 66.40, बहुत ज़्यादा नंबर है ये। इतने ज़्यादा लोगों ने जो था वो क्या किया था, वोट्स दिए थे। आगे क्या बोला जा रहा है कि ये भी देखा गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, यानी कि जो हमारे टाइप की डेमोक्रेसी है जिसमें हम अपना नेता जो है वो चुनते हैं, वो एक कई बार जो है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं बताता है सोसाइटी की। दैट मीन्स देखिए कई बार जिसको हम चुनते हैं वो नहीं जो है वही जाके जो है वो आगे रिप्रेजेंट करे सोसाइटी को। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में से सिर्फ एक ही जो है वो नेता बन के आगे आता है या पॉलिटिकल लीडर बन के आगे आता है। ठीक है, कई बार 1-1 लाख लोग खड़े होते हैं लेकिन जीतता एक ही है, एक ही जो होता है
वो क्या बनता है, लीडर बनता है। जैसे अगर हम बात करें आपके इसकी एक क्लास की बात करते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जो है वो 6 बच्चे जो हैं, ठीक है, आपकी सपोज़ कर लीजिए आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उन 80 बच्चों में से 6 बच्चे जो हैं वो खड़े हो गए हैं किसके लिए, उसके मॉनिटर की पोस्ट के लिए। तो अब इन 6 लोगों में से ये 6 बच्चों को वोट जो है वो दिए गए हैं। जैसे एक को 12 दे दिए, एक को 20 दे दिए, एक को 18 दे दिए, एक को 11 दे दिए, एक को 5 दे दिए और एक को 2 दे दिए, ठीक है। अब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जो है वो हमारा क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। जैसे ये नंबर 2 पे था, इसके पास 20 वोट थे। अब इस 20 को खाली छोड़कर आप ये जो बाकी के नंबर्स हैं, इन बाकी नंबर्स को काउंट कीजिए तो ये वो इस 20 से ज़्यादा होंगे। कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जिसको हमने चुना है ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया उसी को चुनेगी, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे इस क्लास की मैंने बात की, एक एग्जाम्पल ली कि मोनीटर्स ने इलेक्शंस करवाए, 6 बच्चे जो थे वो मोनीटर की पोस्ट के लिए खड़े हुए। सभी बच्चों ने फिर उन मोनीटर्स को, जो मोनीटर्स की पोस्ट पर खड़े हुए थे, उनको वोट किया। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आए वही जाके क्या बन गया, हमारा क्लास का मॉनिटर बन गया, ठीक है। अगर हम देखें तो इस 2 नंबर वाले ने 20 वोट जीते, ठीक है, 20 वोट इसको मिले और ये हमारा मॉनिटर बन गया। लेकिन अगर हम बाकी के जो बच्चे देखेंगे उनके पास भी तो वोट्स थे, लेकिन इस 20 से उनके पास जो थे वो कम वोट थे, ठीक है। दैट इज़ वाई ये बोला गया कि कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम चुनते हैं ज़रूरी नहीं कि उसको सारे चुने। इसलिए इसी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दे पाती सोसाइटी की। आगे ये बोला हुआ है कि जो SC STs हैं वो भी क्या है, उनको भी पार्लियामेंट के अंदर सीट्स जो है वो रिजर्व दी गई है, सो दैट कि वो भी हमारे जो है वो पार्लियामेंट को या हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके और वो भी जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखा सके। आगे क्या बोला हुआ है, उसी तरह से जिस तरह से दलित्स को, STs को, SCs को, बैकवर्ड OBCs को, फिर उसके बाद आदिवासीज़ को जो है वो रिजर्वेशन मिली है, उसी तरह से वुमेंस को भी जो है वो रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। वुमेंस की भी सीट्स जो है वो रिजर्व कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत डिबेट, ये जो है ना ये एक इशू बन चुका है, एक डिबेट का इशू बन चुका है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी कि 60 साल पहले, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 74 इंडिपेंडेंस जो है वो हमने अभी सेलिब्रेट की है। तो 60 साल पहले जो है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय पहले अगर हम बात करें तो ओनली 4% जो वुमेन्स थी ना वो MPs बनी थी, ठीक है। सिर्फ इतनी ही वुमेन जो थी वो MPs बनी थी। और अगर हम आज की बात करें, अगर अभी की बात करें जो 2019 में इलेक्शन हुए हैं, तो सिर्फ 11% वुमेन जो हैं वो हमारे पास MPs बन के आई हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉपुलेशन की आधी में से भी बहुत कम जो है वो ये हमारे पास नंबर जो है वो वुमेन्स का है। तो ये आगे बोला गया कि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क और एक अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट को भी इस क्वेश्चन का जो है वो हम अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे और इसके बारे में देखे कि वाई वुमेन जो है उनकी पार्टिसिपेशन इतनी कम क्यों है, इस चीज़ के ऊपर वो अपना ध्यान लगाए। तो यहाँ तक ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।